हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच बिकॉज वी क्रॉस 70,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब और वो बिना आपके कांस्टेंट सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, कुछ 9th के बच्चे, 10th के बच्चे, 11th के बच्चे, सबको दिल से थैंक यू इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। एंड आई होप ये हमारी जर्नी और ज़्यादा लंबी जाए और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े। ओके चलो बैक टू दी मेन टॉपिक कि हाउ टू रिमेंबर डेट और इवेंट। डेट और इवेंट को कैसे याद रखें, बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और बच्चे मेरी बात से कोरिलेट कर पाएंगे कि डेट और इवेंट को याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब हो जाती है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अच्छे से लर्न हो जाती है, पर उसको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरे कहने का मतलब कुछ बच्चे हफ्ते तक, महीने तक, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, बट यहाँ तक याद रख पाते हैं। पर उसके बाद जैसे एग्जाम टाइम आता है ना, फिर उन्हें पता चलता है कि जो भी डेट उन्होंने दिमाग में सेव करके रखी हुई थी वो सारी डिलीट हो चुकी है, और फिर कंफ्यूजन तो रहती है। मेरे कहने का मतलब 1904 था, 1704 था, 1804 था, 1604 था, क्या था। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपके पास तो बहुत सारी क्लासेज है, तो आप इतनी सारी डेट कैसे याद रख पाते हो। ये बात सही भी है, 9 to 12, उसके बाद ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं जो तरीका अपनाता हूँ ना डेट और इवेंट को याद रखने के लिए, वो बहुत ही तगड़ा तरीका है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस तरीके को यूज़ करने के बाद आपको डेट और इवेंट में तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और खासकर कन्फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो रेलेवेंस की बात कर लेते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया डेट और इवेंट को याद रखना। ऐसे तो इसके बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, और स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और आपके जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, MCQ टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, 10th और 12th की बात करें तो CBSE तक ने, बोर्ड ने तक बोल दिया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो MCQ बेस होगा। ठीक है, अगर हम बात करें MCQ की, तो SST के अंदर तो MCQ का मतलब आपको पता ही है कि डेट और इवेंट होता है ना। खासकर हिस्ट्री में ऐसा नहीं है, बाकी के अंदर नहीं होता, बाकियों में भी होता है। जियो में भी होता है, हमारा सिविक्स में भी होता है, इको में भी होता है। जैसे जियो में हमने रियो डे जेनेरियो पढ़ा था, अर्थ समिट 1992। उसके बाद इको में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991। सिविक्स के अंदर पूछा सकता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कब स्प्लिट हुई थी, 1964। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, बट सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में पूछे जाएंगे, और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट और इवेंट को याद रखना। और अगर इनको साइड भी कर दे, अगर MCQ वाले पोर्शन को हम साइड भी कर दे, तब भी अगर आप अपना सब्जेक्टिव आंसर अटेम्प्ट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है आपकी शीट पे वो डेट। ठीक है, वो डेट जो लिखी हुई है ना, वो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। मैं समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो, या तो आपके SST क्या होगी, या इंग्लिश में होगी या हिंदी में होगी, है ना। तो मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है कि जी जलियांवाला बाग के बारे में जो इंसिडेंट हुआ था, हत्याकांड हुआ था, मैसेकर हुआ था, उसके बारे में बताओ। ठीक है, आप क्या करोगे, या तो पैराग्राफ में लिखोगे या पॉइंट्स में लिखोगे, है ना। तो टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि इस बच्चे को जलियांवाला बाग में कम से कम डेट तो लर्न होनी चाहिए कि ये 13 अप्रैल 1919 थी, है ना। ये उसको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ये टीचर एक्सपेक्ट करती है। अगर आपने डेट लिखी हुई है और सही लिखी हुई है और अंडरलाइन कर दिया है, तो टीचर पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा वो जो आपने आंसर लिखा है, और टीचर को लगेगा बहुत बढ़िया है। अगर आपने नहीं लिखा तो टीचर को लगेगा जी कुछ ना कुछ मिसिंग है ना, तो कुछ नंबर कम हो सकते हैं आपके। और अगर आपने गलत लिख दी डेट, तो समझ लो रायता फैल जाएगा। मतलब अगर जब से टीचर ने आपके आंसर शीट चेक करना स्टार्ट किया होगा अभी तक, तो मान लो आपके सारे आंसर सही है, बट यहाँ आपने गलती कर दी, तो टीचर आगे वाले आंसर में ना थोड़ा फोकस रखेगी कि ये बच्चा गलती कर सकता है, तो नज़रों में आ जाओगे आप। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ना। तो इसलिए डेट और इवेंट को सही से याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चाहे वो हम सब्जेक्टिव की बात करें, चाहे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें। ओके, बट सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, डेट और इवेंट को याद रखते वक्त बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको गलतियाँ पता चलेगी तभी तो आप अपनी गलतियों को सॉल्व कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कोरिलेट कर पाएंगे कि सर हाँ ये गलती तो मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट गलती की बात करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, मेरे को किसी भी टीचर से कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर जितने भी यूट्यूब पे A1 है, सारे बेस्ट हैं, अपनी फील्ड में सारे बेस्ट हैं। ये बात मैंने क्यों बोली वो आपको पता चल जाएगा जब मैं आगे बोलूँगा। देखो, मैं ऐसे यूट्यूब पे एक दिन स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो आई, वो डेट और इवेंट से रिलेटेड ही थी। तो मैंने उस पर क्लिक किया, वो वीडियो ओपन होती है। तो वो जो वीडियो थी उसमें जो टीचर थे ना, उन्होंने ये बोला था कि सारी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, आप डेट को सेग्रीगेट कर लो, मतलब इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट। ओके, और जो इंपॉर्टेंट डेट है उसे ही लर्न करो। देखो, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत करना, और खासकर अब तो मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पूरा MCQ बेस आने वाला है। ओके, जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्यों मत करना। मान लो आपका चैप्टर नंबर 2 लेते हैं, क्लास 10th का, नेशनलिज्म इन इंडिया। सब क्लासेस के लिए है ये वैसे वीडियो, बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लास 10th की बात करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, देखो
आपका चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सी डेट से स्टार्ट होता है? 1914, जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और ख़त्म कब तक होता है हमारा? 1942, यानी जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट था, चलो हम 1947 इंडिपेंडेंस तक ले लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड के बीच में लाखों इंसिडेंट हुए होंगे, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए होंगे। क्या आपकी बुक में लाखों इंसिडेंट दे रखे हैं? द आंसर इज नो। मिला जुला के अगर 50 दे रखी होगी डेट और इवेंट, ठीक है, 50 डेट लिखी होगी, और 50 भी मैंने ज़्यादा बोल दी, इससे थोड़ा कमी देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। अब अगर आप उसमें से भी सेग्रीगेट कर लेते हो कि जी ये इंपॉर्टेंट डेट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत तगड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मान लो जो डेट आपने छोड़ी है उसी में से क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे? किसको ब्लेम करोगे आप? टीचर को? नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए सारी की सारी डेट को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है उसको, बट आई होप ये चीज़ आप समझ गए हो कि सारी डेट याद रखनी है, सेग्रीगेट मत करना, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चन आता है तो बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। चलो अब दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं, और दूसरी मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं? डेट और इवेंट को याद करने की कोशिश करते हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट। मेरे कहने का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। देखो, बच्चों को पता चल चुका है कि फर्स्ट टर्म में आएंगे एमसीक्यू। वो क्या करते हैं, मतलब मान लो हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 आ रहा है क्लास 10 का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो क्या करते हैं कि जाते हैं इंटरनेट पे लिखते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एमसीक्यू, पीडीएफ फ्री डाउनलोड, एंटर माना उन्होंने। उनके सामने पीडीएफ आई, उन्होंने देखे वो जितने भी 50-60 क्वेश्चन थे उसको बहुत अच्छे से रट्टा लगा लिया, क्योंकि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, बट उन्होंने रट लिया उसको, बहुत अच्छे से समझ लिया उसको, या रट लिया जो भी है, ठीक है। अब क्या है इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, 2 दिक्कतें हैं इसमें बहुत बड़ी। पहली दिक्कत तो ये है कि मान लो क्वेश्चन ये आया कि जो नेपोलियनिक कोड था वो कब आया था, ऑप्शन था 1804, तो आपने कर लिया जी 1804 है, नेपोलियनिक कोड जहाँ लिखा वो 1804 है, ठीक है। अगर क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा घुमा के आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जी नेपोलियनिक कोड था वो कौन सी कंट्री के लिए आया था, फिर आप ढूंढोगे ऑप्शन में 1804 मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत। दूसरी दिक्कत है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो आप क्या करोगे कि कंफ्यूज जाओगे कि जी 1904 था, 1804, 1604, 1704 या 2004, ये आपको कन्फ्यूजन रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इसलिए ये गलती कभी भी मत करना, डेट और इवेंट को कॉन्टेक्स्ट के साथ याद रखना, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। एक तरीका मैं और बता देता हूँ, जैसे मैं क्या तरीका यूज़ करता हूँ, वैसे मैं बताऊँगा, ये सिर्फ एक छोटा सा बता देता हूँ। देखो, कॉन्टेक्स्ट से मेरे कहने का मतलब क्या, देखो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर जो जलियांवाला बाग है वो इंसिडेंट कब हुआ था, बैसाखी पता है तो 13 अप्रैल में प्रॉब्लम नहीं होती कि बैसाखी है 13 अप्रैल में, खासकर पंजाब में रहने वाले लोगों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती कि बैसाखी पता है उन्हें, बट डेट के साथ ईयर में प्रॉब्लम होती है। सर 1919 था, 1920, 21 क्या था? देखो सिंपल सीधी बात है, जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था, ठीक है, उसमें जनरल डायर के पास पावर थी, वो चैप्टर अगर आपने समझा होगा तभी आपको पता होगा। देखो तो अब जलियांवाला बाग जो मार्शल लॉ था वो क्यों लगाया गया था, क्योंकि हमारा एक रॉलेट एक्ट आया था, उसको लोगों ने अपोज किया और उसके बाद जनरल डायर को बना दिया गया। और कब आया था हमारा रॉलेट एक्ट, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ही समझा रहा हूँ, कब आया था रॉलेट एक्ट? 1919 में, है ना। तो 1919 में ही तो लोग उसको अपोज करेंगे, तो उसी टाइम जब अपोज करा था तो फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया उसने, जनरल डायर ने। समझ आ गया ना आपको? तो ऐसे आपको कॉन्टेक्स्ट याद रखना है, कैसे याद करना है वो मैं बताऊंगा आगे। तो ये दूसरा आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया हो कि डेट और इवेंट को विदाउट कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रखना, कॉन्टेक्स्ट के साथ याद रखना, और पीडीएफ वगैरह मत देखो। आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैं भी अगर एमसीक्यू की वीडियो बनाता हूँ ना तो कितना टाइम लगता है एक एमसीक्यू को बताने में, 5-10 सेकंड, बट मैं अच्छे से टाइम देता हूँ और सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ, एक एमसीक्यू से कैसे 4 एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी बताता हूँ, ठीक है, ताकि अगर कोई बिल्कुल न्यू बच्चा जिसने बिल्कुल चैप्टर ना करा हो उसको भी कुछ समझ आए और थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए क्वेश्चन तो वो आंसर बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो इसलिए अगर चैप्टर नहीं करा तो चैप्टर करके ही एमसीक्यू करना वही ज़्यादा बढ़िया तरीका रहेगा, ओके। तो ये दूसरी मिस्टेक थी जो आपको समझ आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की, और ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, और ये खासकर वो बच्चे करते हैं जो एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले जागते हैं कि जी एग्ज़ाम आ गया पढ़ना है, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्योंकि देखो कम टाइम है, उनके पास बहुत कम टाइम रहता है, उनको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है इस कम टाइम में, है ना। तो वो क्या करते हैं कि यूट्यूब पे जाके लिखते हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फुल चैप्टर इन 30 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 14 मिनट, ऐसे करके एंटर मारते हैं, उनके सामने वीडियो आती है, वो देखते हैं और उनको लगता है उनका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, है ना। ऐसा नहीं है। देखो पहली बात तो ये है कि 40 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में कोई चैप्टर क्लियर नहीं होता, ठीक है। अगर आप ऐसा समझते हो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो टीचर है, आप खुद सोचो, टीचर को क्या करना है, 40 मिनट में या 20 मिनट, 30 मिनट में चैप्टर क्लियर करवाना है, तो वो क्या करेगा, वो वही करेगा जो वो सोचता है। वो ये सोचता है, अगर टीचर ये सोचता है कि जी ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट डेट वाले टॉपिक करवाएगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में बताएगा नहीं, और फिर वही दिक्कत।
MCQ अगर आ गया जो उस टीचर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक था कि नॉन इम्पॉर्टेंट डेट है, उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कर नहीं पाओगे, बट आपको लगा कि आपने पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया था, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा मत करना। अगर आप कभी भी स्टार्ट करते हो, देखो अगर एक भी चैप्टर आ रहा है, ठीक है, तो ट्राई करो उस चैप्टर को समझ के करो। और अगर मान लो आप किसी की 40-50 मिनट की वीडियो भी देखते हो तो एक बार MCQ टेस्ट दे देना। मतलब यूट्यूब पे मिल जाती है MCQ की वीडियो, हमने भी मतलब स्टार्ट करी है MCQ वगैरह चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट करें, और मैं आपको आधे सेकंड का टाइम भी देता हूँ आंसर बताने से पहले कि आप खुद बताओ, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर की वीडियो देखने के बाद या इस टीचर की वीडियो देखने के बाद मैं इतने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्या मेरे को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या इस टीचर से नहीं करना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। ठीक है, तो ये तो थी हमारी नेक्स्ट मिस्टेक, जो तीसरी मिस्टेक थी। अब बात करते हैं चौथी मिस्टेक, और ये ऐसी मिस्टेक है जो पता नहीं मैं बोलूँ कि आपकी मिस्टेक है या नहीं है। देखो बात ये है कि बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री को स्टोरी वे में लर्न नहीं कर पाते। अब इसमें बच्चे की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको मान लो टीचर ऐसे समझा रहे हैं टॉपिक वाइज, तो उसको स्टोरी वे में लर्न करने की में दिक्कत आती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हिस्ट्री को स्टोरी वे में लर्न कर पाते हो ना, आपको कभी भी डेट और इवेंट से रिलेटेड कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, ये बात उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगी जिन्होंने मेरी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की फुल चैप्टर इन वन वीडियो वाली मतलब वो वीडियो देखी हो। ठीक है, वो वीडियो भी ऐसा नहीं है, 50 मिनट की वीडियो थी, सारी की सारी 50 से भी ज़्यादा मिनट की वीडियो थी, और सारी की सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करी थी मैंने। ठीक है, अब देखो उसमें ना एक बात नोटिस करी होगी कि मैंने ना पूरा स्टोरी वे में समझाया था। मैंने फ्रांस उठाया तो पूरा फ्रांस का समझा दिया स्टोरी वे में, कि पहले जी लुई 16 था, उसके बाद वह नेशनल असेंबली आई, ठीक है, 89 के बाद 92 तक, उसके बाद फिर हमारा जैकोबिन्स क्लब आया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर 94 तक रहा, उसके बाद डायरेक्टरी रूल आया, वो 99 तक रहा, 1799 तक रहा, उसके बाद फिर हमारा नेपोलियन बोनापार्ट आया, वो 1815 तक रहा, उसके बाद फिर हमारा बर्बन डायनेस्टी का किंग स्टार्ट हो गया, उसके बाद 1830 में हमारा जो था वो लुई फिलिप लीडर बना, जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था ना 1930 में वो। तो ऐसे मैंने एक ही बार, बुक के अंदर आप देखोगे थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, बट मैंने एक ही बार में सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया कि आप स्टोरी वे में लर्न रख पाओ। तो इसलिए स्टोरी वे में लर्न रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो अब बात करते हैं इन मिस्टेक के सॉल्यूशन की, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो आपने गलतियाँ बता दी सर, हम कोरिलेट भी कर चुके हैं, बहुत सारी मिस्टेक है जो हम करते हैं, बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो पहले तो बता देता हूँ, कुछ बच्चे करते हैं कि मैंने देखा यूट्यूब पे वो बोलते हैं कि नंबर के हिसाब से कर लो, मतलब A को 1 बना लो, B को 2 कर लो, ऐसे करके कोई वर्ड बना लो और उसको याद रखो। ये बहुत ख़राब है तरीका, ठीक है। एग्जाम में आप बैठोगे तो नंबर आपके आसपास घूमेंगे और ABCD घूमेगी, वो तारे ज़मीन वाली वीडियो के जैसे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, कन्फ्यूजन अपने लिए क्रिएट मत करो, ठीक है। तो इसलिए ये तरीका मत अपनाओ। एक दूसरा तरीका है जो बच्चे यूज़ करते हैं, जो मैं भी यूज़ करता था अपने 12th तक, कि मैं क्या करता था कि डेट और इवेंट को, जो भी डेट वगैरह है उसको पेज पे लिख लेता था, अपनी वॉल पे लगा देता था, और जैसे आता जाता रहता था उसको याद करता रहता था। हो जाती थी डेट याद, और रहती भी थी लंबे समय तक, ये सही तरीका है। बट जब मैं ग्रेजुएशन में गया तब मेरे को पता चला कि यार इतनी से काम नहीं चलेगा, एक पेज से कुछ नहीं होने वाला, मेरी दीवार भर जाएगी, इतनी डेट होती है और इतने इवेंट होते हैं, तो उसको कैसे याद रखे। और यहीं पर मैं बताने वाला हूँ वो तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, और ये रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आने वाला है आपका। देखो डेट ऐसी चीज़ है जो याद एक टाइम तक रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हो। उसको लंबे समय तक याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, जो रिवीजन में भी काम आएगा। मैं क्या करता था कि अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता था, क्योंकि मेरे को पता है कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन मैं खुद कर सकता हूँ अपने आप को। आपके साथ भी सेम है। मैं आपको बता दूँ, आपको आपका फ्रेंड का एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपने फ्रेंड का एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया लगता है। क्यों लगता है अपने फ्रेंड का एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया? क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह सोचता है, आपकी मेंटेलिटी का है, और जो चीज़ उसको समझ आ रही है वो आपके तरीके से सोच के आपको समझा रहा है। तो आप अगर अपने खुद के लिए कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करते हो जिससे बाद में आप समझ सको, तो बहुत आसानी होती है। मेरे कहने का मतलब, मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता था विद कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मतलब मैं क्या करता था, स्टोरी बना लेता था, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है, बट मेरे को पता है मैं डेट आगे चल के भूल सकता हूँ। तो मैं क्या करता था, उसको बिल्कुल स्टोरी वे में लर्न रख लेता था, ऑडियो बना लेता था, उसकी ऑडियो फाइल बना लेता था। और इससे क्या है, 2 फायदे होते थे। आज भी मेरे पास मेरी ग्रेजुएशन वाली ऑडियो फाइल पड़ी है, तो मेरे को वो डेट हमेशा रिवाइज होती रहती है। इसका पहला फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि मैंने बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट के साथ करा था। मतलब जैसे मैंने जलियांवाला बाग किया, तो मैंने जलियांवाला बाग की सिंपल ये नहीं बोला कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल को 1919 में, नहीं। मैंने बोला कि जलियांवाला इंसिडेंट जो हुआ था वो रॉल अटैक के बाद हुआ था, जो 1919 में हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा जलियांवाला बाग हुआ होगा वो भी 1919 में। तो ऐसे अगर आप ऑडियो बनाते हो हर चैप्टर की,
तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, और रिवीजन में तो फिर मज़ा ही आ जाएगा आपको। देखो कभी कभी हम बाहर होते हैं, चैप्टर को रिवाइज करना होता है, अगले दिन टेस्ट वगैरह पेपर वगैरह होता है, तो कान में लीड लगाई पूरी स्टोरी वाइज करो और खुद नहीं समझाया खुद को, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको पता है कि आप कैसे कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको बहुत सही लगे और समझ आए। देखो और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप अगर वीडियो देख रहे हो और आप कोई दूसरा तरीका अपनाते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ताकि अगर कोई दूसरा बच्चा है और शायद उसको आपका तरीका अच्छा लग जाए और वो यूज़ करके देखे, तो आप अगर कोई डेट और इवेंट को यूज़ करने के लिए तरीका अपनाते हो तो ज़रूर बताना। मैं जो तरीका अपनाता हूँ मेरे लिए A1 है, और मेरे को पता है मैक्सिमम बच्चों के लिए A1 होगा तरीका। पेज पे लिख कर भी रखना और साथ में उसकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लो, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फ़ोन तो देखो सबके पास रहता है और पेरेंट्स का फ़ोन भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेट को रिवाइज़ करना होता है आपको तो 1 दिन चाहिए 2 दिन चाहिए, सारे चैप्टर की रिवाइज़ कर सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से। तो आप ये तरीका आजमा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। जैसे कि मैंने कहा कि 70,000 की फैमिली को हमें और भी ज़्यादा आगे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह खाली है तो हम वो प्लेट लगाने का थोड़ा जुगाड़ देखेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं बता दूं हमारे दूसरे भी चैनल जैसे मेन पॉइंट टेक है। मेन पॉइंट टेक पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अर्निंग के लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को वो सोचते हैं पैसा। नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ना नॉलेज होती है, मतलब टाइम होता है, और आपके पास वो बहुत है। अब चीज़ें सीखो समझो, और इसलिए मैं 1-2 मिनट की वीडियो कभी नहीं बनाता, पूरे आराम से 15-20 मिनट आधे घंटे की वीडियो बनाता हूँ, ताकि अगर मैं कोई अर्निंग का सोर्स बता रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। चाहे वो वेबसाइट कैसे बनाना है, एनिमेशन वीडियो कैसे बनाना है, फ़ोन से, लैपटॉप से, ठीक है, GP लिंक से आप नोट्स वगैरह से कैसे अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बताइए। और कुछ ही टाइम में मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि मैंने जोमेटो से कैसे 1 घंटे के अंदर 9,000 अर्न किया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपका रेस्टोरेंट होगा, नहीं। आप डिलीवरी करते हो, नहीं। मेरे फ़ोन में जोमेटो की ऐप भी नहीं है, बट फिर भी मैंने जोमेटो के IPO से 9,000 रुपीज़ कमाए 1 आवर में, उससे भी कम टाइम में कमाए। उसकी भी मैं वीडियो वहाँ पर डालने वाला हूँ, तो वो जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कि हमारा एक चैनल हो गया यूनिक वर्ल्ड करके, उस पर एक वीडियो डाली है हाइपर इन्फ्लेशन से रिलेटेड। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब हमारे पास इतने मतलब मशीनें हैं पैसे छापने की, तो हम बहुत सारे पैसे क्यों नहीं छाप लेते हाइपर इन्फ्लेशन, तो उसकी भी वीडियो अपलोड कर रखी है। बाकी गेमिंग का चैनल है, कम वीडियो डालता हूँ उस पर, ठीक है। और एक ब्लॉगिंग का चैनल, उस पर भी वीडियो नहीं डाली, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।